हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थियरी ऑफ कॉस्ट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स पे। लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने कॉस्ट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और मुख्तलिफ चीज़ें जैसे डेफिनेशन, कॉस्ट फंक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस, वो सब चीज़ें हमने स्टडी की लास्ट लेक्चर में। आज हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। इनको आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स भी है। तो जो बुनियादी चीज़ें डिस्टिंक्शंस हमें मालूम होनी चाहिए, डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट्स, तो वो हम यहाँ पे आज ला रहे हैं। एक जो चीज़ यहाँ पे हमने इंक्लूड अभी नहीं की वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा गॉड विलिंग इंशाल्लाह, वो हम उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा फोकस होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स पे होगा। देखिए, हम चार चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे, जो चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स है। बेसिकली ये पेयर्स है, डिफरेंट पेयर्स में आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट्स, तो उनको हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पेयर है वो है एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, वो डिस्टिंक्शन हम करते हैं, तो वो हम देखेंगे कि क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। फिर दूसरे पे हम आएंगे, वो है इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट्स। तो इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, तो इनको हम कंट्रास्ट में पेश करते हैं। तो इसी तरह प्राइवेट वर्सेस सोशल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है, ये प्राइवेट इसके मुकाबले में सोशल कॉस्ट क्या, हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन प्राइवेट कॉस्ट। एंड देन फाइनली जो हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन करेंगे, डिफरेंस हम दिखाएंगे, वह है बिटवीन संक एंड नॉन संक कॉस्ट्स। तो देयर आर सर्टेन कॉस्ट्स विच वी कॉल एज संक कॉस्ट्स, सर्टेन कॉस्ट्स वी कॉल एज नॉन संक कॉस्ट्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट एक्चुअली आर दे ऑल अबाउट, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट of the pairs that we need to be aware about. तो पहला जो पेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है और इन दो में डिफरेंस क्या है, ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट से। देखिए, यहाँ पे तीन मैंने जो कंडीशन लिखे हैं, एक कंडीशन ये है कि कॉस्ट तब होते हैं, इनकर करने पड़ते हैं जब आप कोई फैक्टर इनपुट यूज़ करेंगे, राइट। तो यूज़ ऑफ इनपुट तो होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी भी होता है, पेमेंट भी हो जाती है। तो यूज़ भी होता है, पेमेंट भी होती है। और थर्ड जो है वो ये है कि ये जो पेमेंट होती है ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि एक फर्म का अपना एक बैलेंस शीट होता है जहाँ पे वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं, तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड में आ जाता है। अब देखिए, इनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। तो अब ये कॉस्ट्स कौन से हैं? फैक्टर पेमेंट्स जो होते हैं वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स है। फॉर एग्जांपल, आप जो है रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह लेबर आप जो है वो यूज़ करेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल है या फिर लैंड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है पैसा पे करना पड़ेगा। या फिर फाइनेंशियल, अगर आप किसी जो है बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह फ्यूल वगैरह, तो इसके लिए भी जो है इसको फैक्टर मार्केट से ख़रीद के जो है पेमेंट हमें करनी पड़ती है। तो ये सब पेमेंट्स जो है वो लेजर पे पहले ही लिखी हुई होती हैं, इनको हम बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब ये रहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, ये वो कॉस्ट्स है जो कोई भी देख सकता है, समझ सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। और इसके बारे में ही जो कैलकुलेशंस होती है एक फर्म में, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशंस, वो इन्हीं बुनियादों पे होती है। अब इनके अलावा लेकिन और भी कॉस्ट्स हो सकते हैं एक फर्म के लिए, तो हम वो डिस्कस करेंगे। उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। अब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट्स क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर कोई रिसोर्स ऐसा हो या इनपुट ऐसा हो जो तो यूज़ होगा, यूज़ तो होता होगा, जैसे कि यहाँ पे यूज़ तो होता है, ये ज़रूरत है कोई चीज़ बनाने के लिए, लेकिन क्या होता है बाद में कि इसके लिए पेमेंट नहीं होती है। और जाहिर सी बात है, जब पेमेंट नहीं होगी तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म। तो फर्म के बैलेंस शीट में ये इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। क्या ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं, इनपुट्स है जो
हम यूज़ तो करते हैं लेकिन इनको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इनके लिए पेमेंट्स नहीं होती। हाँ होती है, जो एक सेल्फ ओनर्ड फर्म होती है, फॉर एग्जांपल एक फर्म ओनर है, ये उसी की फर्म है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिनको वो एक्सप्लिसिटली, जिनके लिए वो पेमेंट जो है नहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक ओनर जो है, ओनर का ज़ाती कंट्रीब्यूशन, एक ओनर सारे लोगों को जो है वो तनख्वाह देता है, लेकिन खुद को वो अलग से हर महीने का कोई तनख्वाह नहीं उठाता, तनख्वाह नहीं लेता, अपने लिए एक अलग सैलरी वो नहीं लिखता। तो काफ़ी सारे जो फर्म ओनर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि बाकी सबको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन बजाते खुद जो ओनर होगा फर्म का, वो अपने लिए कोई अलग से तनख्वाह नहीं निकालता कि जी मुझे होनी चाहे मेरी 50,000 सैलरी या 1 लाख सैलरी, तो वो मैं अलग से उठाऊंगा। तो काफ़ी सारी फर्म्स ऐसी होते हैं जहाँ पे ओनर जो है वो ऐसा नहीं करता। इसी तरह ओनर की अगर कोई एक्सपर्टाइज हो, अगर आप बाहर से इंजीनियर लाएंगे तो वो 1 घंटे का या फिर किसी खास टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको चार्ज करेगा, लेकिन अगर एक्सपर्टाइज जो है ओनर की होगी, एक फर्म ओनर की होगी, तो वो अपनी एक्सपर्टाइज तो यूज़ करता है लेकिन उसके लिए अलग से चार्ज नहीं करता, हालांकि वो एक्सपर्टाइज जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कहीं जगह क्या होता है कि एक ओनर जो है अपनी बिल्डिंग जो है वो यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर वो किसी और की बिल्डिंग यूज़ करता तो उसको रेंट पे करनी पड़ती, लेकिन जब वो अपनी बिल्डिंग अब यूज़ करता है तो वो वहाँ से अलग से रेंट नहीं निकालता। जी अगर ये किसी और की बिल्डिंग होती तो इतना रेंट बनता, तो इसलिए मैं अपने लिए भी एक अलग से रेंट लूँगा इस बिल्डिंग का, हालांकि मेरी ही फर्म है। तो काफ़ी सारे जो ओनर्स है वो ऐसा नहीं करते। तो इसी तरह लैंड किसी ने दिया हो या फिर पैसा लगाया हो, तो वो इस तरीके से नहीं सोचता कि अगर ये पैसे मैंने बैंक से लिए होते तो वहाँ पे इंटरेस्ट इतना देना पड़ता, तो इसलिए चूंकि मैंने अपने बिजनेस में इतना पैसा लगाया इसलिए मैं अलग से इसका इंटरेस्ट निकालूंगा हर साल, तो ऐसा नहीं सोचता। तो माय पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ें तो यूज़ होती हैं लेकिन इनका ना ही पेमेंट होता है, ना ही ये रिकॉर्ड में आ जाती है, बैलेंस शीट में आ जाती है। काफ़ी सारे फर्म्स में ऐसा होता है। तो ये एक टाइप ऑफ जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट्स है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट्स की है वो है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आप एक फर्म ओनर है, आप जो है एक मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, आप हर किसी चीज़ का कॉस्ट तो लिखते हैं, जो आपने पेमेंट की है रॉ मटेरियल के लिए या लेबर के लिए या फ्यूल वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए आप एक्सप्लिसिट लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मशीनरी दिन ब दिन जो है वो पुरानी होती जाती है, वो घिस जाती है, उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो वो अमाउंट जो है आप हर साल अलग से नहीं लिखते, राइट। तो आप फॉर एग्जांपल 10 ईयर के बाद अपनी मशीनरी चेंज करते हैं, लेकिन उन बीच में जो 10 साल है उनमें अलग अलग अमाउंट आप नहीं निकालते, जनाब इतना जो है डेप्रिसिएशन हो गई तो इतना अमाउंट मैं जो है निकालूंगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरा बनता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह तीसरा एक इसमें एक क्लास है ये कि फॉर एग्जांपल एक फर्म में एक मैनेजर है, तो अब वहाँ पे जो लेबर फोर्स काम करता है तो वो फॉर एग्जांपल एक दिन उनके लिए जो है डिवोट करता है, उनको बुलाता है और उनको किसी खास चीज़ के बारे में ट्रेनिंग देता है। अब ये मैनेजर भी अपना ही है और लेबर फोर्स जो है वो भी अपना ही है, तो ये फर्म जो है इस दिन तो काम नहीं कर सकती। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर तो ये कॉस्ट बनता है उस फर्म के लिए ये ट्रेनिंग सेशन, और मैनेजर भी और कोई काम नहीं कर सकता उस दिन। लेकिन काफ़ी सारी फर्म्स में इस चीज़ को अलग से नहीं लिखा जाता, इसके अलग से कॉस्ट्स नहीं निकाले जाते, राइट, कि इसका कितना पेमेंट बनता है उसको हम लिखेंगे कि ये ट्रेनिंग के कॉस्ट्स है। जैसे कि आज फर्म बंद थी और हमने अलग से लोग लाए थे और वो ट्रेनिंग कॉस्ट इतना बनता है तो वो हम अलग से लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक किस्म का जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी ओनर रिसोर्सेज जो है वही यूज़ होते हैं लेकिन किसी दूसरे काम के लिए यूज़ होते हैं, जो नॉर्मल उनका प्रोडक्शन का काम होता है उसमें जो है वो यूज़ नहीं होते हैं। तो ये है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, यूज़ ऑफ इनपुट, लेकिन मनी ट्रांसफ़र होती है, मनी पेमेंट होती है, रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ तो होता है, पेमेंट नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होता। और यहाँ पे जो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम फैक्टर मार्केट से खरीदते हैं उनकी पेमेंट करते हैं वो सब यहाँ इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हम यूज़ तो करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकिन उनके लिए पेमेंट नहीं होगा
होगा, जैसे कि ओनर का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है, या डेप्रिसिएशन है, या ऑलरेडी ओनर जो रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरे किसी चीज़ में हम इंक्लूड करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ आएंगी इम्प्लिसिट कॉस्ट्स में। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट बनता है, ये हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है एक फर्म के लिए। जो दूसरा पेयर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स का, वो है economic versus accounting costs. तो what is economic cost and और what are economic costs and what are accounting costs? तो इन दो में डिफरेंस क्या है, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले हम जो है economic costs पे यहाँ पे आते हैं। बुनियादी तौर पर हमने अभी देखा कि जो costs है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं जिनके लिए हम पेमेंट करेंगे, और इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं जो तो हम एसेंशियली उसूली तौर पर तो वो हम बर्दाश्त करते हैं लेकिन उनके लिए हम पेमेंट नहीं करते, राइट। तो अगर दोनों को क्लब किया जाए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, तो दोनों को क्लब करके हम कहेंगे कि इट इज इकोनॉमिक कॉस्ट्स। यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट्स में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स और इम्प्लिसिट कॉस्ट्स दोनों को कंबाइन करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट का कंसेप्ट जो है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स है। यहाँ पे हम उतना ही नहीं इंक्लूड करते हैं जो हम पेमेंट करते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, बल्कि यहाँ पे हम वो कॉस्ट्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो हम उसूली तौर पर तो बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक्चुअल पेमेंट उनके लिए नहीं होती, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया। तो दिस इज आवर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट्स। तो इसके मुकाबले में जो अकाउंटिंग कॉस्ट्स का कंसेप्ट है वो ये है कि जी आपने कितना पेमेंट किया, किस फैक्टर के लिए कितना आपने पेमेंट किया, तो वो लेजर में आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा, तो वो जो एक अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड होगा तो उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, और ये वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स होंगे जो हमने ऑलरेडी जो है खर्चा किया हुआ है। तो इसलिए हम कभी लिखते हैं कि इनकर्ड इन द पास्ट, जो ऑलरेडी हमने पेमेंट की है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो अकाउंटिंग कॉस्ट्स है, या जिसके बारे में ऑलरेडी जो है ट्रांसैक्शन हुई है, अगर जो पेमेंट अभी ना भी हुई हो लेकिन जो रेट वगैरह है वो पहले ही तय हुआ है और ट्रांसैक्शन जो है एडवांस में हमने बुक कराया है, तो ऑर्डर हमने पहले ही दे रखे हैं हम। तो द पॉइंट हियर इज कि अकाउंटिंग में एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट्स के कंसेप्ट में हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर कि इकोनॉमिक कॉस्ट का जो कंसेप्ट है इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट्स, ये वाला, और इसके साथ साथ ये हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जो अकाउंटिंग कॉस्ट है वो एक नैरोअर कंसेप्ट, नैरो डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट है, और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो एक ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट हमें बताता है। इट्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट्स जब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं।